प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टडी क्लास में मैं राम मसीह सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज कक्षा 11 के बच्चे हिंदी गद्य के अंतर्गत पढ़ेंगे महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, ये कवि माघ के प्रभात वर्णन का पर ये निबंध लिखने वाले ये लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने महाकवि माघ के प्रभात वर्णन को निबंध बनाकर उसकी निबंध के रूप में व्याख्यान दिए हैं, जिनके व्याख्यान को हम अपनी वाणी द्वारा उसकी व्याख्या को आप लोगों के सामने उसको प्रस्तुत करेंगे और उसकी व्याख्या को बताएंगे। तो आप लोग आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभात का वर्णन अर्थात महाकवि माघ का प्रभात वर्णन को पढ़ेंगे। तो आप लोग अब देखिए, संस्कृत साहित्य में प्रकृत वर्णन पर्याप्त समृद्ध है। इसे समृद्ध बनाने में महाकवि माघ का द्वितीय स्थान है। पहले आप लोगों को एक बात बताएं, महाकवि माघ एक बहुत प्रसिद्ध कवि हैं जो प्रकृति से संबंधित बहुत से कविताएं किए हैं, दोहे किए हैं, जिनके लोक प्रचलित दोहे आज भी आपको समाज में देखने को मिलेगा। संस्कृत साहित्य में प्रकृत वर्णन पर्याप्त समृद्ध है। संस्कृत साहित्य में आप लोग देखेंगे तो प्रकृति के वर्णन रूपी साहित्य बहुत है, अर्थात प्रकृति के वर्णन रूपी साहित्य भरा पड़ा है। इसे समृद्ध बनाने में महाकवि माघ का द्वितीय स्थान है। प्रस्तुत निबंध में महाकवि माघ के प्रभात वर्णन से संबंध हृदयस्पर्शी स्थलों को निबंधकार ने हमारे सामने रखते हुए बहुत ही कलात्मक ढंग से दिखाया है। किसी तरह सूर्य और चंद्रमा, नक्षत्र एवं दिग्बधुएं अपनी अपनी क्रीड़ाओं में तल्लीन हैं और मानवीकरण के सहारे उनकी क्रीड़ाओं को मूर्तिमान करने में महाकवि माघ को कितनी सफलता मिली है। यानी प्रभात वर्णन, महाकवि माघ के प्रभात वर्णन को बहुत ही तल्लीनता के साथ लिखा गया है। इसमें सूर्य, चाँद, नक्षत्र अर्थात तारे, इन सब को मानवीकरण अर्थात मानवीय बनाकर इस निबंध में उनको प्रस्तुत किया गया है। उनके रश्मियाँ अंधकार को कैसे मिटाती हैं, अंधकार को नष्ट करके जीवन और जगत को प्रकाश से भरपूर कर देती हैं, अर्थात उनकी रश्मियाँ जीवन रूपी अंधकार को मिटाकर प्रकाश रूपी नई ज्योत भरने का जो काम करती हैं, उसको पूर्ण और मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। रसिक चंद्रमा अपनी शीतल किरण से रजनीगंधा को कैसे प्रमुदित कर देता है। सूर्य और चंद्रमा समय समय पर दिग्बधुओं से कैसे कैसे प्रणय निवेदन करते हुए एक दूसरे के प्रति प्रतिद्वंद्विता के भाव से भर उठते हैं। इन सब बातों का वर्णन इस महाकवि माघ के प्रभात वर्णन में किया गया है। कैसी प्रवासी सूर्य का स्थान लेकर चंद्रमा दिग्बधुओं से हाथ प्रयास करते हुए सूर्य को कोप का भाजन बन उसके द्वारा परास्त किया जाता है, अर्थात इन सभी का वर्णन इसमें दिया गया है। सूर्य और चंद्रमा के उत्थान और पतन को देखकर मनुष्य मात्र के जीवन की परिवर्तनशीलता के प्रति आश्चर्य नहीं होता और इस शाश्वत नियम के प्रति उनका विश्वास दृढ़ होता जाता है। इस तरह प्रभातकालीन सौंदर्य के विविध रेखाओं को अंकित करते हुए निबंधकार ने अत्यंत प्रभावोत्पादक एवं सरल ढंग से मनुष्य मात्र को प्रकृति से बहुत कुछ सीखने की संभावना पर बल दिया है। आप लोग
आप लोग ये देखेंगे कि इस निबंध के माध्यम से लेखक ने प्रकृति और मनुष्य के जीवन की मनोहरी चित्र का वर्णन किया है, जिसमें सूर्य और चंद्रमा के उत्थान और पतन की बातें की हैं और जीवन के परिवर्तनशीलता और विश्वास को भी रेखांकित किया गया है। तो आप लोग अब इस माह के प्रभात वर्णन के गद्य को आगे पढ़ें। आगे देखिए, रात अब बहुत ही थोड़ी रह गई। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थात अब रात समाप्त होने वाली है और सुबह होने वाला है। सुबह होने में कुछ ही कसर है, अर्थात थोड़े ही पल, थोड़े ही समय और हैं कि अब सुबह होने वाला है। जरा सप्तर्षि नाम के तारों को तो देखिए, वे आसमान में लंबे पड़े हुए हैं। उनका पिछला भाग तो नीचे की ओर झुका सा है और अगला ऊपर को। यानी कहने का अर्थ यह है, अब भोर हो गया है, अब सुबह की किरणें अर्थात सुबह में सूर्य की किरणें निकलने वाली है। अर्थात 7 ऋषियाँ सुबह के वेला में लंबे पड़ जाते हैं और ऊपर का भाग, जैसे आगे का भाग ऊपर चढ़ जाता है, जिसमें पीछे का भाग नीचे हो जाता है, वही घटना आपको दिखाया जा रहा है। वहीं उनके अधोभाग में छोटा तारा कुछ चमक रहा है। सप्तऋषियों का आकार गाड़ी के सदृश है। वहीं एक ध्रुव तारा अपने स्थान पर अडिग होकर चमक रहा है। अर्थात सप्तऋषियों का स्थान देखें तो ये गाड़ी के समान दिख रही है। ऐसी गाड़ी के सदृश जिसका जुआ ऊपर को उठ गया है, अर्थात ऐसी गाड़ी जिसका अगला भाग ऊपर उठ गया है और पिछला भाग नीचे हो गया है, इस गाड़ी की बात कर रहे हैं। इसी से उनके और ध्रुव तारे के सदृश को देखकर श्री कृष्ण के बालपन की घटना याद आती है। यानी ऐसी स्थिति को देखकर श्री कृष्ण के बचपन की घटना लेखक को याद आती है, जब शिशु श्री कृष्ण को मारने के लिए एक बार गाड़ी का रूप बनाकर सक्टासुर नामक एक दानव उनके पास आया। अर्थात बैलगाड़ी का रूप बनाकर जिस तरह सक्टासुर नामक राक्षस ने बालक श्री कृष्ण को मारने के लिए आया था, श्री कृष्ण ने पलने में पड़े खेलते खेलते उसे एक लात मार दी। उसके एक लात मार दी। उसके आघात से उसका अग्रभाग ऊपर उठ गया और पश्च भाग खड़ा ही रह गया। वैसे ही स्थिति सप्त तारे की है, जिसको पालने में झूलते झूलते कृष्ण ने अपने पैरों से मारा था, जिसका इस गाड़ी का अगला भाग ऊपर उड़ गया था, पिछला भाग वहीं पड़ा था। वैसे ही बैलगाड़ी के तरह ये सप्तऋषियों की स्थिति वैसे ही दिख रही है कि आगे का भाग ऊपर उठा हुआ है और पीछे का भाग नीचे। श्री कृष्ण उसके तले में आ गए। वही सदृश इस समय सप्तऋषियों की अवस्थित का है, तो कुछ उठे हुए से लंबे पड़े छोटा सा ध्रुव उसके नीचे चमक रहा है। जिस तरह उस गाड़ी के नीचे श्री कृष्ण जी आ गए थे, वैसे ही सप्तऋषियों के नीचे ध्रुव तारा चमक रहा है, जो श्री कृष्ण की बात दिख रहा है। पूर्व दिशा रूपिणी स्त्री की प्रभा इस समय बहुत ही भली मालूम होती है। वह हंस सी रही है। वह यह सोचती सी है कि चंद्रमा ने जब तक मेरा साथ दिया, जब तक यह मेरी संगत में रहा, तब तक उदित ही नहीं रहा। उसकी दीप्ति भी खूब बढ़ी, परंतु देखो वही अब पश्चिम दिशा रूपिणी स्त्री की तरफ जाती। ये पूर्व दिशा रूपी स्त्री प्रभा, पूर्व दिशा रूपी स्त्री जो प्रभा है, वही समय वो भली बात समझ रही है और हंस रही है कि चंद्रमा ने मेरा हमेशा साथ, जब तक रात थी तब तक साथ दिया, अब यह मेरा साथ छोड़कर पश्चिम दिशा में चला गया है। अब पश्चिम दिशा के स्त्री तरफ वह चला गया है, दीन दीप्ति होकर, और वह चंद्रमा हीन दीप्ति होकर पतित हो रहा है। अर्थात अब
वह चंद्रमा अपना प्रकाश खोकर पतित हो रहा है, अर्थात पतन की तरफ जा रहा है, अर्थात वह पश्चिम की तरफ अस्त हो रहा है। इसी से पूर्व दिशा चंद्रमा को देख प्रभा के बहाने ईर्ष्या से मुस्कासी रही है। यानी उसी तरह इसलिए पूर्व दिशा है जो चंद्रमा को ईर्ष्या से देख रहा है, क्योंकि जब तक वह पूर्व दिशा का साथ दे रहा था तब तक चमक रहा था, लेकिन वही अब जब पश्चिम दिशा में गया तो अपने दीप्ति को खो दिया, अर्थात पतन की तरफ चला गया। यह समझकर वह पूर्व दिशा हंस रही है, पूर्व दिशा की प्रभा हंस रही है, परंतु चंद्रमा को उसके हंसी मजाक की कुछ भी परवाह नहीं, वह अपने रंग में मस्त मालूम होता है। लेकिन चंद्रमा का उसके हंसने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वह अपने मस्त में वह पश्चिम की तरफ चलता जा रहा है। अस्त समय होने के कारण उसका बिंब तो लाल है, पर किरणें उसकी पुराने कमल की नाल के कटे हुए टुकड़े के समान सफ़ेद हैं। वह अस्त के समय में तो वह लाल दिख रहा है, लेकिन उसकी किरणें फीकी पड़ गई हैं, एक कटे नाल की तरह, एक पुराने कटे नाल की तरह फीकी पड़ रही हैं, अर्थात उसकी किरणें अब चमकना बंद कर दी हैं, उसकी किरणें अब समाप्त हो रही हैं। सफ़ेद है, स्वयं सफ़ेद होकर भी बिंब का अरूढ़ता के कारण वह कुछ लाल भी हैं। कुमकुम मिश्रित सफ़ेद चंदन के सदृश उन्हीं लालिमा मिली हुई सफ़ेद किरणों से चंद्रमा पश्चिम दिग्बधु का श्रृंगार सा कर रही है। ये कहा जा रहा है वह, अर्थात वह सफ़ेद, उसकी किरणें सफ़ेद हो रही हैं, और सफ़ेद होने के साथ साथ ऐसा लग रहा है जैसे कुमकुम मिश्रित चंदन, सफ़ेद चंदन उन्हीं लालिमाओं से मिलकर किरणें चंद्रमा के पश्चिम दिग्बधु का श्रृंगार कर रही है। अर्थात चंद्रमा की किरणें सफ़ेद चंदन के समान, सफ़ेद चंदन जैसे बन करके वह पश्चिम के दिग्बधुए, अर्थात पश्चिम के दिग्बधु का श्रृंगार कर रही है। पश्चिम दिशा की जो बधु है उसका श्रृंगार कर रही है। उसे प्रसन्नता करने के लिए उसके मुख पर चंदन का लेप सा समा रहा है, और उस पश्चिम दिशा का श्रृंगार करने के लिए उसके मुख पर चंदन का लेप लगा रहा है। पूर्व दिग्बधु के द्वारा किए गए उपहास की तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। अच्छा, अर्थात पूर्व दिशा की जो दिग्बधु है उसका परिहास कर रही है, उस पर वो ध्यान भी नहीं दे रहा है। आगे लेखक कहता है, जब कमल शोभित होते हैं तब कुमुद नहीं, जब कुमुद शोभित होते हैं तब कमल नहीं। लेखक ये कहना चाह रहा है, जब सूर्य निकलता है तो कमल खिलते हैं, और जब चाँद निकलता है तो कुमुदनी खिलती है। इस प्रकार जब कुमुद सुशोभित होते हैं तो कमल नहीं, और जब कमल सुशोभित होते हैं तो कुमुदनी नहीं। अर्थात कहने का अर्थ है, यानी दिन में जब सूर्य के उदय होते ही कमल की पंखुड़ियाँ खुल जाती हैं, कमल खिलता है, और रात होते ही कमल की पंखुड़ियाँ बंद हो जाती है, अर्थात कुमुदनी खिलने लगती है। कुमुदनी चंद्रमा के प्रकाश में खिलती है, और कमल सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के उपस्थिति में कमल खिलता है, और चंद्रमा के उपस्थिति में कुमुदनी खिलती है। बस यही है, एक दूसरे के विपरीत अवस्था में लोग खिलते हैं। एक बंद होता है तो दूसरा खिलता है, दूसरा बंद होता है तो दूसरा खिलता है। दोनों की दशा बहुत एक सी नहीं रहती, परंतु इस समय प्रातःकाल दोनों की तुल्यता देखी जाती है, लेकिन दोनों एक ही स्थिति में नहीं होते। लेकिन ये कहा जा रहा है, प्रातःकाल के समय, अर्थात न तो अभी दिन हुआ है न तो अभी रात बीती है, उस समय में एक दोनों की स्थिति समान होती है। अर्थात कमल अपनी पंखुड़ियों को खोलना चाहता है, अर्थात कुछ कमल की पंखुड़ियाँ खुली लगती हैं, खुली हुई लगती हैं, और कुमुदनी अपनी पंखुड़ियों को बंद करना चाहता है, अर्थात कुमुदनी की कुछ पंखुड़ियाँ भी अभी खुली होती हैं। अर्थात कमल की पंखुड़ियाँ और कुमुदनी की पंखुड़ियाँ देखने में इस समय समान लग रही हैं।
यानी कुमुद बंद होने को है पर अभी पूर्ण रूप से बंद नहीं हुए। उधर कमल खिलने को है, अभी पूरे खिले नहीं है। जो अभी हम बताएं वही बात है। एक की शोभा आधी ही रह गई है, दूसरे की शोभा आधी ही प्राप्त हुई है। वही बात, एक की कुमुदनी की शोभा आधी रह गई है और कमल की शोभा आधी ही प्राप्त हुई है। अर्थात कुमुदनी अभी आधा ही बंद है और कमल अभी आधा ही खिला है। रहे भरमार सो अभी दोनों पर ही मंडरा रहे हैं और गुंजा रव के बहाने दोनों ही प्रशंसा के गीत से गा रहे हैं। इसी समय कुमुद और कमल दोनों ही समानता को प्राप्त कर रहे हैं। फिर ये यहाँ लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि भंवरे दोनों पर गुंजायमान है, भंवरे दोनों पर अभी मंडरा रहे हैं अथवा गुंजन कर रहे हैं, क्योंकि अभी वो भी अध खिला है, अभी वो भी अधबंद है। इसलिए दोनों इस समय इस अवस्था में दोनों एक समान दिख रहे हैं, दोनों ही अपनी प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। सायंकाल जिस समय चंद्रमा का उदय हुआ था उस समय वह बहुत लावण्यमय था। क्रम में उसकी दीप्ति, उसकी सुंदरता और भी बढ़ गई। सायंकाल का जब समय था तो चंद्रमा उदय हो रहा था, वह बहुत ही सुंदर दिख रहा था। उसकी सुंदरता और बढ़ रही थी, उसकी ज्योति के साथ उसकी सुंदरता और बढ़ रही थी। वह 18 रसिक, उसने सोचा यह इतनी बड़ी रात है, इतनी बड़ी रात यूं ही कैसे कटेगी। लाओ खिली हुई नवीन कुमुदनियों कोका बेलियों के साथ हंसी मजाक करें। कमल ये चाँद की बात हो रही, बहुत रसिक व्यक्ति है, वह ये सोचा इतना लंबी रात को कैसे बिताएंगे, इसलिए वह ठहर कर कुमुदनियों को खिलाकर उसे हंसी मजाक ही कर रहा था। अतएव वह उनकी शोभा के साथ हास परिहास करके उनका विकास करने लगा। इस प्रकार उनकी शोभा के साथ वह ठहर कर हास परिहास करने लगा। इस तरह खेलते कूदते सारी रात बीत गई। इस प्रकार खेलते कूदते सारी रात बीत गई। वह थक भी गया, शरीर पीला पड़ गया, कर्ण किरण जल त्रस्त अर्थात शिथिल हो गए। इससे वह दूसरी दिगंगना पश्चिम दिशा में के गोद में जा गिरा। शायद उसने इसलिए किया कि रात भर के जगे हैं, लाओ अब उसी की गोद में आराम से सो जाए। इस प्रकार वह हंसी मजाक करता हुआ, हाथ प्रयास करता हुआ सारी रात खेलता कूदता बीत गया और अंत में उसका शरीर पीला पड़ गया और शिथिल होकर वह पश्चिम दिशा की गोद में जाकर गिर गया। क्यों गिरा? क्योंकि वह रात भर जगा होने के कारण उसका शरीर शिथिल हो गया था और पश्चिम दिशा की गोद में आराम से जाकर सो गया। तो बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो माघ का प्रकृत वर्णन था उसका ये पहला भाग की व्याख्या आप लोगों ने सुना। अब अगले पैराग्राफ की व्याख्या अगले वीडियो में बनाएंगे, अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।